अरे ओ चूल्हे की महारानी देवरानी, दिखाई नहीं दे रहा क्या? रसोई में कितना ज्यादा धुआं भर गया है, सांस भी नहीं ले पा रही हूँ मैं यहाँ। मेरे फेफड़े आपके जैसे कमजोर नहीं है जेठानी जी। हाँ ठीक है, पर इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना क्यों बना रही हूँ? चूल्हा जलने की वजह से पूरा घर आग की तरह तप रहा है। जेठानी जी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप मेरे चूल्हे के खाने से जलती हैं, क्योंकि घर वालों को मेरे हाथ का खाना ही पसंद आता है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे कंपटीशन कर रही हूँ? हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो घर में बढ़ती इस गर्मी और धुएं को रोकने के लिए ऐसा कह रही थी। पर रुको, मैं अभी माँ जी को बुलाकर फैसला करवा देती हूँ। माँ जी रसोई में आइए जरा। ऊष्मा रसोई में आती है, जहाँ चूल्हे में से ढेर सारा धुआं निकल रहा होता है और पूरे रसोई में धुआं भरा हुआ होता है। बाप रे बहू, कितना धुआं भर रखा है और इतने धुएं में मुझे क्यों बुलाया है? माँ जी, देवरानी जी और मुझे जानना है कि आपको गैस का खाना ज्यादा पसंद है या चूल्हे का? इसमें पूछने वाली क्या बात है बड़ी बहू, मुझे तो चूल्हे का ही खाना पसंद है, इसका स्वाद ज्यादा अच्छा होता है। देख लिया जेठानी जी, माँ जी के मुँह से सुन के तो विश्वास हो ही गया होगा आपको कि घर वालों को चूल्हे का ही खाना पसंद है। हे भगवान, माँ जी को भी चूल्हे के खाने की तारीफ करना जरूरी था क्या? इस तरह से तो मेरी देवरानी कभी चूल्हे पर खाना बनाना बंद नहीं करेगी और गर्मी में हम सबको मार देगी। अब तो सास का सपोर्ट मिलने के बाद मधुरिमा हर छोटी से छोटी चीज को भी बनाने के लिए चूल्हा ही जोड़ लिया करती थी। घर में कोई वेंटिलेटर नहीं था जिससे घर का धुआं बाहर निकले, इसलिए घर में ऑक्सीजन की भी कमी हो रही थी। घर में कितनी गर्मी हो रही है, ऊपर से ये पंखा भी गर्म हवा फेंक रहा है। यहाँ तो मैं चैन से सो भी नहीं पाऊंगा। पता नहीं ये मधुरिमा का चूल्हे पर खाना कब तक बनेगा। अरे जाकर देखता हूँ। पुनीत रसोई में आता है, जहाँ मधुरिमा चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती है। अरे मधुरिमा, अभी तक तुम्हारा खाना नहीं बना। कितना स्लो खाना बन रहा है तुम्हारे इस चूल्हे पर, और इतना धीमे खाना बनने के कारण तुम्हें पता है घर में कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है और चूल्हे से निकलता धुआं और गर्माहट धपका खींच रहा है, जिससे पंखे की हवा भी गर्म आ रही है। तभी वहाँ पर तीशा और उसकी सास ऊष्मा भी आती है। देवर जी, मैं तो देवरानी को समझा समझा के थक गई कि चूल्हे पर खाना मत बनाओ, लेकिन मजाल है इन्होंने मेरी बात मानी हो। जेठानी जी आप चुप रहिए। नहीं बहू, तेरी जेठानी सही कह रही, तू इस चूल्हे पर एक एक करके खाना बनाती है, हजारों लकड़ियां जलाती है, तब जाकर तेरा 1 से 2 खाना बन पाता है। तब तक घर में कई गुना धुआं और गर्मी बढ़ जाती है। इससे अच्छा तो बहू इन खानों को 4 स्टोव वाले चूल्हे पर बना, जहाँ 4 तरह का खाना एक बार में बन जाता है। वही तो मैं भी समझाना चाहती हूँ इन्हें, लेकिन देवरानी जी को समझ में ही नहीं आता। सर्दी में जब देवरानी जी चूल्हे पर खाना बनाती थी तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब तो गर्मी आ गई है, वो भी तपती गर्मी। इतनी गर्मी में भला कोई चूल्हे पर खाना बनाएगी क्या? जेठानी जी आप तो चुप ही रहिए। मैं जानती हूँ आप शुरू से ही मेरे चूल्हे से जलती है। और माँ जी, मुझे आपका ये इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा जलाना नहीं आता, और ना मुझे इस पर खाना बनाना आता है, और ना ही मुझे इन गैस का खाना खाना पसंद है। इसलिए मैं शुरू से ही इस घर में चूल्हे पर खाना बना रही हूँ और ऐसे ही बनाती रहूंगी। तुम्हें इतना समझा रहे हैं मधुरिमा और तुम्हें बात समझ में ही नहीं आ रही है। अब हम लोग क्या ही बोले तुम्हें। ठीक है, बना लो चूल्हे पर खाना। देवरानी जेठानी की नोकझोंक के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद मधुरिमा खाना बनाकर सबको डाइनिंग टेबल पर परोसती है। पूरा परिवार खाना खाता है। भूख तो बहुत तेज लग रही है, पर चूल्हे पर खाना बनने के कारण पूरा घर आग की भट्टी की तरह तप रहा है, और इतनी गर्मी में मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और ऊष्मा से मिलने के लिए पड़ोस की धरना और सुषमा आती है। अरे सुषमा, धरना, तुम दोनों आओ ना, बैठो। बहू जाओ 2 कप चाय बना लाओ। अब ऊष्मा पड़ोस की धरना और सुषमा से गपशप कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ 2 कप चाय बनाने के लिए भी मधुरिमा चूल्हा जोड़ लेती है। हे भगवान, ये लकड़ियां क्यों नहीं जल रही? चूल्हे की आंच भी कम हो रही, जल्दी से चाय पक ही नहीं रही और इतना सारा धुआं निकल रहा है। अरे ऊष्मा, ये घर में अचानक से इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है? तेरी बहू 2 कप चाय बनाने गई है आग की भट्टी जलाने। घर में कितना धुआं भर गया है, सांस भी नहीं लिया जा रहा, हम जा रहे हैं। अरे नहीं, रुकिए, मैं अभी देख कर आती हूँ। अपनी देवरानी को आप लोग रुकिए। अरे देवरानी जी, आपका दिमाग घुटनों में है क्या? भला 2 कप चाय बनाने के लिए कोई चूल्हा कैसे जोड़ सकता है? ये 2 कप चाय तो आप गैस पर भी बना सकती थी ना। आपको पता है हॉल में कितना धुआं भर गया है। पड़ोस के आए लोग ठीक तरीके से सांस तक नहीं ले पा रहे, और अब तक आपकी 2 कप चाय भी नहीं बनी है। ज्यादा ना भड़को जेठानी जी, चाय बन गई है, चाय लेकर आ ही रही थी। हटो अब यहाँ से, चाय लेकर जाने दो। मधुरिमा चाय की ट्रे लेकर हॉल में आती है, जहाँ धरना और सुषमा तेज तेज खांस रही होती हैं। रहने दे बहू, हमारी तो सांसें ऊपर नीचे हो रही है, हम अपने घर जा रहे हैं, हमसे तेरी ये चाय नहीं पी जाएगी। यहाँ इतने धुएं में बैठकर, ऊपर से घर में भी इतनी गर्मी हो रही है।
इतना कहकर सुषमा और धरना वहां से चले जाते। तभी तीशा भड़कती हुई कहती है, देवरानी जी आपने तो हम लोगों का जीना हराम कर दिया। ये गर्मी का नॉर्मल टेम्परेचर तो हमसे सहा नहीं जा रहा, ऊपर से आप ये रोज रोज चूल्हा जलाकर घर का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा देती हो। और बहू, जब पड़ोस के लोग आए थे तो उनके लिए कम से कम चाय गैस पर ही बना देती, चूल्हा जोड़ने की क्या जरूरत थी उस छोटी सी चीज के लिए। तेरे चूल्हे जोड़ने की वजह से पड़ोस के लोग परेशान होकर यहाँ से चले गए। माँ जी मैं देख रही हूँ अब आप भी जेठानी जी की बोली बोलने लगी हो। अब आपको भी मेरे चूल्हे से प्रॉब्लम होने लगी। पहले आपको ही मेरे चूल्हे का खाना बहुत पसंद आता था। बहू तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन मधुरिमा चूल्हे के अंदर गोबर से बने उपले को जलाकर खाना बना रही होती। गोबर के उपले का धुआं और बदबू पूरे घर में फैल जाती है। यूं हाँ, कितनी गंदी सड़े हुए गोबर की बदबू आ रही है। अब क्या कर दिया देवरानी जी ने रसोई में, जाकर देखना होगा। तीशा रसोई में आती है जहाँ गोबर का काला काला धुआं निकल रहा होता है और गंदी बदबू फैली हुई होती है। देवरानी जी ये सब क्या है? मैं समझा समझा के थक चुकी हूँ आपको कि चूल्हे पर खाना मत बनाओ, और आज तो आप ये सड़े उपले जला रही हो जिनका काला धुआं पूरे घर में भर चुका है। अरे ये शहर है और आपने तो इसे बिल्कुल गाँव बनाकर रख दिया। अरे गाँव के लोग भी इतना चूल्हे पर खाना नहीं बनाते होंगे जितना आप बनाती हो देवरानी जी। जेठानी जी आप बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलने लगेंगी और मैं कुछ भी सुन लूंगी। हाँ मेरी बात मान लोगी तो छोटी हो जाओगी ना, तुम्हारा इनाम घट जाएगा। पर मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, इतनी गर्मी में चूल्हे के पास इतनी देर तक बैठकर खाना बनाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। और जितनी देर तक तुम चूल्हे के पास बैठी रहती हो ये सारा काला धुआं तुम्हारी नाक के अंदर जाता है। इससे तुम्हें सांस की दिक्कत, फेफड़े कमजोर हो सकते हैं और गर्मी में तुम तप रही हो, तुम्हारा शरीर पसीने से गीला हो चुका है। इतनी गर्मी शरीर को मत झेलने दो। वैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर इतना ज्यादा हो रहा है आजकल गर्मी का। नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है सांस लेने में, और ना ही मुझे गर्मी लग रही है। और अगर आपको ज्यादा गर्मी लग रही है तो जाइए कमरे में बैठिए, मुझे ज्ञान मत दीजिए। ओफो क्या करूं मैं इसका, इसे मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही। ठीक है जा रही हूँ मैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते। घर वालों के इतना समझाने के बाद भी मधुरिमा चूल्हे पर खाना बनाना बंद नहीं कर रही थी। और एक दिन अचानक जब वो खाना बना रही होती है तो उसका शरीर आग की तरह तप जाता है और उसे चूल्हे के पास बैठे बैठे उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं। सभी लोग भागकर मधुरिमा को अस्पताल लेकर जाते हैं। आप लोगों से पूछना था कि आपकी बहू ईंटों की भट्टी में काम करती है क्या, आग के पास? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और तो और लंग्स में भी धुआं भरा हुआ है, जिस कारण ये ठीक तरीके से सांस नहीं ले पा रही हैं। जी नहीं, वो तो घर में ही रहती हैं। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली डॉक्टर मेरी देवरानी किसी भट्टी में काम नहीं करती, पर चूल्हे के पास आग की भट्टी जितने टेम्परेचर में बैठकर दिन के 3 टाइम का खाना बनाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में गैस या चूल्हा नहीं है, सारी फैसिलिटीज है। इवन एक गिलास पानी भी गर्म देवरानी जी चूल्हे में लकड़ियां जलाकर ही करती हैं, जिस वजह से आज इन्हें ये हेल्थ इशू हुआ है। नहीं नहीं, जल्द से जल्द इनका चूल्हा जलाना बंद करवाइए और इन्हें खुली जगह पर रखिए। अब बोलिए देवरानी जी, क्या अब भी आपको चूल्हा जलाना है? नहीं नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई है। अब इतने भी ताने मत कसिए जेठानी जी, नहीं बनाऊंगी अब चूल्हे पर खाना, सीख जाऊंगी गैस को जलाना और उस पर खाना बनाना। इस दिन के बाद से मधुरिमा भी गैस का इस्तेमाल करने लगी और चूल्हे पर खाना बनाना हमेशा के लिए बंद कर दी थी। भैया हम शहर जा रहे थे तो सोचा तुमसे भी मिल लूं और तुम्हें खुशखबरी भी दे दूं। मैंने हमारी दिशा के लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा, शहर में रहता है और 4 मंजिला का मकान है उनका। अपनी बहन के मुंह से अपनी बेटी की शादी की बातें सुनकर विनोद को काफी अच्छा लगता है। अब रात में दिशा सभी के लिए खाना बना रही होती है, क्योंकि उसका एक कमरे का घर था, इसलिए खाना बनाते हुए सभी को परेशानी होने लगती है। मैंने कहा था ना बेटा, चौक लगाते समय हमें बता देना। दीदी हम सब बाहर चलते, एक कमरे का घर है, सांस नहीं ले पाओगे। घर में छोंक लगने की वजह से घर में धसक हो जाती है और पूरा परिवार खांसते हुए घर के बाहर चला जाता है। और कुछ देर बाद सब खाना खाने के लिए बैठते हैं। जहां एक तरफ पूरा परिवार खाना खा रहा होता है तो वहीं दूसरी ओर सुमित्रा बर्तन धो रही थी, जिस वजह से पानी के गंदे छींटे घर आए मेहमानों पर पड़ रहे होते हैं। ये देख विनोद अपनी बीवी से कहता है, अरे भाग्यवान बाद में बर्तन धो लेती, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। माफ करना आप लोग, एक कमरे में ही खाना पीना रहना सोना है ना, इसीलिए दिक्कत होती है। अरे कोई बात नहीं,
क्योंकि बुआ सुमन अपने भाई के हालातों से वाकिफ थी, इसलिए वो एडजस्टमेंट कर लेती है। अब पूरा परिवार दिशा की बुआ, उसके पति और उनके बच्चों को घर में सोने देता है और खुद अपना बिस्तर लेकर घर के बाहर जाकर सोते हैं। अगले दिन दिशा की बुआ अपने पति बच्चों के साथ चली जाती है और बहुत जल्द अपने भाई भाभी को लेकर शहर जाकर दिशा का रिश्ता अतुल नाम के लड़के से तय कर देती है और अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ दिनों में मेरी बेटी की शादी है और एक कमरे का घर, कैसे होगा सब? फिक्र मत करो सुमित्रा, सब हो जाएगा। और वैसे भी अब हमारी बेटी अच्छे घर में जा रही है। छोटा सा घर होने की वजह से सुमित्रा काफी परेशान होती है, पर सब कुछ अच्छे से निपट जाता है और दिशा की शादी अतुल से हो जाती है। शादी के बाद जब दिशा अपने ससुराल जाती है और गाड़ी से उतरती है तो वो अपने 4 मंजिल का मकान देखकर मन ही मन खुद से कहती है, मेरा मायका एक कमरे का था, वहीं खाना रहना सोना था, पर मेरा ससुराल तो 4 मंजिल का है। यहाँ तो सबके कमरे भी अलग होंगे, सोने में भी कोई परेशानी नहीं होगा, किचन बाथरूम सब अलग होगा। बहू, अपना 4 मंजिल का घर अच्छे से देख ले, क्योंकि तुझे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाना है। तुम्हारा कमरा सबसे ऊपर है। अभी तुम्हें हमारे साथ 2nd फ्लोर पर चलना होगा, वहीं तुम्हारा गृह प्रवेश होगा। इतना बोलकर शांति अपने पूरे परिवार और बहू के साथ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है और दूसरी मंजिल पर अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद शांति बहू को 4 मंजिल का घर दिखाती है। बहू, ये है हमारी नीचे से पहली मंजिल। इसमें हमने बड़ा हॉल रखा है। हॉल के साथ यहाँ पर एक छोटा सा कमरा है और एक छोटा बाथरूम भी। अब दूसरी मंजिल पर चलते हैं। पूरा परिवार सीढ़ियां चढ़कर अब दूसरी मंजिल पर जाता है। और भाभी, ये दूसरी मंजिल मेरी है। इस हॉल में तो आपका स्वागत हो गया और इसके बगल में मेरा कमरा है। अच्छा है ना, इस मंजिल पर मेरा राज रहता है, कोई बिना मेरी मर्जी के यहाँ नहीं आ सकता। चलिए तीसरी मंजिल पर चलते हैं। एक बार फिर सीढ़ियां चढ़कर पूरा परिवार तीसरी मंजिल पर पहुंचता है, जहां देवर कहता है, अरे भाभी, ये तीसरी मंजिल, ये छोटी सी गैलरी है और इससे जुड़ा मेरा कमरा है और सामने मम्मी पापा का कमरा है। मेरे कमरे में बालकनी भी है। चलो बहू, अब अपनी 4थी मंजिल पर चलो। वैसे ये सीढ़ियाँ तुम्हें थका तो नहीं रही? नहीं माँ जी, बल्कि मुझे तो अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, ये लो आ गए हम। पहले देखो, ये किचन है, बहुत बड़ा और हवादार। चलो अब कमरे में, ये रहा तुम्हारा बड़ा कमरा। खिड़की भी है इसमें और बालकनी भी, तुम्हें अच्छा लगेगा। और ऊपर छत है, वो तुम कल देख लेना। अब आराम से सो जाओ। सब सो जाते हैं और अगले दिन दिशा अपनी पहली रसोई करती है। कितना अच्छा लग रहा है। सबका कमरा अलग है, रसोई अलग है, वॉशरूम अलग है, बालकनी है, हॉल है, ड्राइंग रूम है, स्टोर रूम है। कितना अच्छा लग रहा है मुझे। और मेरी वजह से खाना बनाते हुए किसी को परेशानी भी नहीं हो रही है। अब दिशा खाना बनाकर दूसरी मंजिल के डाइनिंग हॉल जैसे ही खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और सब खाना खाकर उसके खाने की काफी तारीफ करते हैं। अरे वाह दिशा, खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो। सही कह रही थी तुम्हारी बुआ, तुम बहुत गुणी हो। हाँ भाभी, अब जल्दी से आप मेरा लंच पैक कर दीजिए, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। इस तरह काजल लंच लेकर कॉलेज के लिए चली जाती है और अतुल ऑफिस चला जाता है और अकेली दिशा ऊपर नीचे घर का पूरा काम करती है। समय यूं ही बीतता है और दिशा का अपने ससुराल में मन लग जाता है। यहाँ पर काम करना कितना आसान है। सबके कमरे अलग हैं, आराम से जाकर कमरे की सफाई कर लेती हूँ। खाना बनाते हुए भी किसी को दिक्कत नहीं होती। खैर, अब जल्दी से कपड़े साफ करके ऊपर सूखने के लिए रखाती हूँ। तभी शांति तीसरे वाले फ्लोर से आवाज देती है, बहू, मैंने तुझसे खाना मांगा था, लंच नहीं देगी क्या मुझे? हाँ माँ जी, बस अभी लाती हूँ। अब दिशा सबसे पहले ऊपर जाती है और रसोई से खाना लेकर सीढ़ियों से उतरकर नीचे अपनी सास को देने के लिए जाती है और उसके बाद फिर सीढ़ियां चढ़ती है और ऊपर कपड़े सुखाकर थोड़ी देर में नीचे आती है और शाम को सीढ़ियां चढ़कर कपड़े लेने के लिए ऊपर जाती है। हे भगवान, ये 4 मंजिल की सीढ़ियां चढ़कर तो मैं थक गई। अच्छा है, पर मुझे फिर भी अच्छा लग रहा है। इतना बोलकर दिशा सारे कपड़े उतार कर सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है कि सीढ़ी पर खड़ी शांति अपनी बहू से कहती है, बहू, ग्रिल के साइड पर मैंने अपनी साड़ी रखी थी, तो वो उतारना भूल गई क्या? हाँ माँ जी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बाद में उतार कर ले आऊंगी। बहू, मौसम खराब है, अगर बारिश हो गई, आंधी तूफान चले तो कपड़े उड़ जाएंगे, तू अभी जाकर उतार ले। अपनी सास के कहने पर बेचारी दिशा मुंह बनाकर फिर से ऊपर जाती है और साड़ी लेकर नीचे आती है। फिर सारे कपड़े इस्त्री कर अपने नंद सास और अपने कमरे में रखती है। कुछ देर बाद फिर से ऊपर जाती है और खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद, क्योंकि अब तक अतुल और काजल घर नहीं आए थे, इसलिए वो पहले अपनी सास को खाना खिलाती है।
कुछ देर बाद जब काजल घर आती है तो वो फोन करके अपना खाना कमरे में मंगवाती है। आज सुबह से ऊपर नीचे सीढ़ियां चढ़कर मेरे पैरों ने तो जवाब ही दे दिया। मेरा 4 मंजिला का मकान जितना अच्छा था, आज मैं उतनी ही पछता रही हूँ। ये नहीं कि डाइनिंग टेबल पर आकर सभी इकट्ठा खाना खा लें। इन्हें क्या, इन्हें तो बस ऑर्डर देना होता है। इससे अच्छा तो मेरा वो 1 मंजिल का घर था, कितना सुकून था। मुंह बनाकर दिशा अपनी नंद का खाना लेकर जाती है। कुछ देर में उसका देवर आता है और वो भी तीसरी मंजिल पर बने अपने कमरे में खाना मांगता है। और जब दिशा उसे भी अपनी चौथी मंजिल से उतरकर खाना देने जाती है तो दिवाकर अपनी भाभी से कहता है, भाभी पानी तो आपने दिया ही नहीं, अब क्या मैं ऊपर रसोई से खुद पानी लेकर आऊं? हाँ देवर जी, अभी ला देती हूँ। इतना बोलकर जब दिशा अपने देवर को पानी लाकर देती है तभी शांति उसे छत से आवाज देती है, बहू छत पर बहुत अच्छी हवा चल रही है, तू मेरी दवाई लेकर ऊपर ही आजा, आज मैं ऊपर ही सोऊंगी। शांति की आवाज सुनकर दिशा फिर से दवाई लेकर ऊपर जाती है और कुछ देर ऊपर ही बैठ जाती है। पर तभी शांति दिशा से कहती है, बहू मैंने तुझे कहा था ना कि मैं आज ऊपर ही सोऊंगी, जा तीसरी मंजिल से नीचे से मेरे लिए बिस्तर ले आ। माँ जी, देवर जी नीचे ही हैं, उनसे कह दीजिए ना, मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। बहू वो बेचारा ऑफिस का काम कर रहा होगा, कौन सा तुझे सबसे नीचे जाना है, तीसरी मंजिल पर ही तो है, जाकर ले आ। अब न चाहते हुए भी दिशा फिर से नीचे जाती है और अपनी सास के कमरे से बिस्तर लेकर ऊपर जाती है। इसी तरह समय बीतता है और समय के साथ अब दिशा परेशान होने लगती है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी सब्जी खत्म हो गई है, गली में सब्जी वाला आया, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, आप जब तक सब्जी लेकर आ जाओ। बहू तू तो जानती है मुझसे चला नहीं जाता, पैरों में दर्द रहता है, तू ही नीचे से सब्जी लेकर आ जा, मेरी बस की नहीं है 4 मंजिल उतरना। माँ जी मैं क्या कह रही थी, 4 मंजिल ऊपर नीचे करके मैं भी थक जाती हूँ, आपके भी पैरों में दर्द रहता है। देवर जी और काजल कुछ नहीं करते, हम एक काम करते हैं ना, एक लिफ्ट लगवा लेते हैं। बहू पागल हो गई है, पता है कितना खर्चा होगा, और हाँ रोज सारा सामान लेकर नीचे वाले फ्लोर की सफाई कर दिया करो, बहुत गंदा हो रहा है। शांति की आवाज सुनकर दिशा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने पुराने दिनों में खो जाती है, जहां एक कमरे में उसका परिवार हंसी खुशी रहता था। और कुछ देर बाद जब दिशा सब्जी लेकर ऊपर जाती है तभी नीचे से अतुल की कॉल आती है, दिशा मैं अपनी गाड़ी की चाबी ऊपर ही भूल गया हूँ, और हाँ दिवाकर का बैग भी ले आना। अतुल मैं बहुत थक गई हूँ, दिवाकर को ही ऊपर भेज दो, मुझे काम भी करना है। भाभी ला दो ना, हम लेट हो रहे हैं। घर का कोई भी सदस्य दिशा की हालत को नहीं समझता और बेचारी दिशा ना चाहते हुए भी उनकी बातें सुनती है और रोज नीचे वाले फ्लोर की सफाई भी करती है। इसी तरह समय गुजरता है और एक दिन सिलेंडर खाली हो जाता है और घर में शांति के अलावा कोई नहीं होता, जिस वजह से दिशा अपनी सास से बोलती है, माँ जी सिलेंडर खत्म हो गया है और मैं अकेली हूँ घर में, नीचे से चौथी मंजिल पर ले जाना मुश्किल है, थोड़ी मदद करवा दो। बहू तू तो अभी जवान है, तब तेरे बस की नहीं है सिलेंडर ऊपर ले जाना, तो मैं कैसे लेकर जा पाऊंगी। माँ जी इसीलिए तो मैं कहती हूँ लिफ्ट लगवा लेते हैं ना। बहू तू फिर से वही बकवास बातें करने लगी, मैं इस बारे में अब एक और शब्द नहीं सुनूंगी। शांति नाराज हो जाती है, पर कुछ दिनों से तबीयत ठीक न होने की वजह से दिशा को कमजोरी महसूस हो रही थी और जब सिलेंडर उठाकर ऊपर ले जा रही होती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और शांति आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर उसे अस्पताल ले जाती है, जहां पूरे परिवार को पता चलता है कि दिशा 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसका मिसकैरेज हो चुका है। इस हादसे के बाद शांति और पूरे परिवार को बहुत दुख होता है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। बहू कुछ दिनों से कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं नहीं सुनी उसकी। बेचारी अकेले हर वक्त सीढ़ी चढ़ती उतरती रहती थी। अगर मुझे पता होता कि बहू प्रेग्नेंट है तो मैं बहू की बात मान लेती। कोई बात नहीं माँ, अब भी देर नहीं हुई है, हम लिफ्ट बनवाएंगे। इस तरह कुछ दिनों बाद जब दिशा ठीक हो जाती है और वो अपने घर जाती है तो देखती है कि लिफ्ट बन चुकी है। यह देख दिशा को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो लिफ्ट में बिना थके ऊपर चौथी मंजिल पर पहुंच जाती है और उस दिन के बाद से शांति और काजल अपने पूरे परिवार के साथ दिशा का अच्छे से ख्याल रखते हैं और दिशा ठीक होकर लिफ्ट से आराम से 4 मंजिल के ससुराल में ऊपर नीचे काम करती है।